स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो PIB है उसका मंथली एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि जो अगस्त महीना जो बीता है उसका हम मंथ का पूरा कंपाइलेशन लेकर आए हैं। आपको एक ही वीडियो में पूरे के पूरे मंथ की न्यूज़ मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देर नहीं करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप 2025 को लेकर कंसर्न हैं और आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिले, तो आप जल्दी तैयारी शुरू कर सकते हो और एक गाइडेड अप्रोच के अंदर में तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टडी IQ IAS का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस 16 सितंबर से शुरू हो रही हैं। शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी। इस मॉड्यूल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 2025 तक आपका ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो, बल्कि आप सही में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए तैयार हो। ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस अगले बार देगा, नहीं। आपकी आंसर राइटिंग भी वैसी होगी, एसए की भी क्लासेस हैं, एथिक्स की भी क्लासेस हैं, आपका क्या नाम है आंसर राइटिंग है, आपके मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सीसेट है, करंट अफेयर की क्लासेस है, करंट अफेयर के क्विज हैं, क्वेश्चंस हैं, वीकली करंट अफेयर हैं, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। 1-to-1 मेंटोरशिप भी है, यानी कि आप अपनी तैयारी के अंदर में अगर आपको लगता है कि आपको मेंटोर की ज़रूरत है, जो कि ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है इस बैच के अंदर में। तो जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं या कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, जिनको लगता है 2025 में एग्जाम देना है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि बाद में कर लेंगे, अभी समय है। नहीं, ये बहुत ही बेहतरीन समय है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आप इसको ज्वाइन करिए। और ये तीनों भाषाओं में हमारा बैच अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इंग्लिश में जिसमें आप जिस मीडियम के थ्रू आप जाना चाहते हैं, आप उसमें एनरोल करिए। PRT लाइव कोड आप यूज़ करेंगे एनरोल करने के लिए। और ट्रस्ट मी, आपकी जो UPSC प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो बहुत चेंज हो जाएगी। और इस सेशन की PDF या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एनालिसिस में लेता हूँ उसकी PDF या कुछ भी आपको कहाँ मिलेगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मिलेगा। तो प्रशांत तिवारी आप सर्च करेंगे, ये DP है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अभी 80,000 के आसपास में इसमें क्या है फॉलोवर हैं। ऐसे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई इशू है उसको सॉल्व करने के लिए या कोई डाउट कंसर्न, उसको ऐसे आप ट्विटर पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रशांत T26 ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो बस आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। लोकमान्य जो तिलक अवार्ड है वो इस बार प्राइम मिनिस्टर ने जो डोनेट किया है, कैश प्राइज जो उनको मिला, किसको, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को डोनेट कर दिया है। तो ये जो अवार्ड है ये कौन से ईयर में, 1983 के अंदर में कौन से ट्रस्ट, आपको मिनिस्ट्री के द्वारा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बस इतना ज्यादा याद रखिए, और ज्यादा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा जाए PM यशस्वी स्कीम। अब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं। यशस्वी, जब आप नाम पढ़ते हैं तो नाम से ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहां पर बात की जा रही है किसकी, बच्चों की, किड्स की। तो बच्चों से रिलेटेड है PM यशस्वी स्कीम, जिसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। तो उससे रिलेटेड है, आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता है कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। किसके लिए है, OBC एंड अदर्स के लिए। तो एक तरीके से इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या है, स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके अंदर में टेस्ट लिया जाता है और बच्चों को ईयरली क्या है इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। स्टूडेंट्स के लिए है, एलिजिबल जो स्टूडेंट है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये किस किस के लिए है, OBC हो गए, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स और डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इन्हीं के लिए है ये कौन सी, PM यशस्वी स्कीम। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट को मिलता है और इसके अंदर में एंट्रेंस टेस्ट होता है हर साल, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए कि किनको ये अवार्ड दिया जाएगा या स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये टेस्ट कौन कंडक्ट कराता है, रिटन टेस्ट कौन कंडक्ट कराता है, नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है। क्लास 11, क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो हैं एलिजिबल हैं इस कैटेगरी से, वो टेस्ट दे सकते हैं। इस स्कीम के तहत में जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनको 75,000 पर ईयर स्टाइपेंड मिलता है, और क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं उनको 1,25,000 स्टाइपेंड मिलता है। बस इतना याद रख लीजिएगा। पीएम यशस्वी स्कीम किससे रिलेटेड है? आपके स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि माइनॉरिटी के लिए है, SC ST के लिए, तो आपको पता होना चाहिए OBC, नोमैटिक, सेमी नोमैटिक और आपका डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। नेक्स्ट जो है आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसको 14 की सेक्टर्स में और एक्सपेंड किया गया है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि भारत ने कोविड के समय पर बहुत सारी चीजें रियलाइज करी। सबसे पहला रियलाइजेशन ये हुआ कि हम जरूरत से ज्यादा चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट हैं, और ये रियलाइजेशन सिर्फ हमें ही नहीं हुआ, विश्व में बहुत सारे देशों को रियलाइजेशन हुआ कि हम चीन के ऊपर में डिपेंडेंट हैं, और कोविड के बाद में जो एसेंशियल जो प्रोडक्ट हैं वो आ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सप्लाई यहीं से आनी है। एक तो ये, यानी कि इसका क्या आउटकम आया कि आपको सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है। दूसरी चीज यहां से एक और हमें कोविड के समय पर ही दौरान हमें देखने को मिली, क्या? लद्दाख में गलवान वैली वाला इंसिडेंस हुआ, यानी कि जो बॉर्डर है वहां पर डिस्प्यूट होता है भारत और चीन के बीच में। तब भी हमें यह रियलाइज होता है कि हमें चीन के साथ में जो संबंध है उनमें कुछ लिमिटेशंस लानी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि चाइना से जो भी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि चाइना की इकोनॉमी को स्ट्रांग करो, और इकोनॉमी को स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? वहां की आर्मी स्ट्रांग हो रही है। तो आप धीरे धीरे ये दो चीजें हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ट्रिगर किया क्या कि हमें आत्मनिर्भर भारत होना है। आत्मनिर्भर भारत होने का मतलब क्या कि जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। अब इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के दो तरीके हैं। या तो आप न्यू सेटअप लगाना शुरू करिए और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दीजिए, या फिर आप क्या काम करिए, जो ऑलरेडी सेटअप हैं उनको मोटिवेट करिए कि भाई आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल, एसी का प्रोडक्शन भारत में भी होता होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एसी के जो यूनिट है हम इंपोर्ट करते थे। तो एसी का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए जिससे हमारी इंपोर्ट क्या हो? कम हो। तो इसके लिए क्या किया गया? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आए। आप नाम से समझिए कि जितना प्रोडक्शन आप इंक्रीज करेंगे उससे लिंक करके हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो ये पहले शुरुआत में कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में ही लाया गया था, अब धीरे धीरे इसके एम्बिट को बढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहला, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है कि वो स्केल पर प्रोडक्शन करें, यानी कि लार्ज स्केल पर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। दूसरा, जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है? जॉब क्रिएशन भी हो रहा है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, हमें आत्मनिर्भर भारत बनने के कारण में जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो क्या होगा? कम होगा। और जब ये कम होगा तो जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, वो चीज भी हमें मिलेगी। तो ये सारे इसके क्या हैं? बेनिफिट हैं। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंदर में हमने हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज उसको बढ़ाना है और साथ में अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसको इंक्रीज करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है। आप देख सकते हैं जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिग्रेंट्स हैं जो एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं, किसके अंदर में? आपके दवाई के अंदर है, फार्मा इंडस्ट्री में। उधर देखिए आप मेडिकल डिवाइसेस हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गए। ये सब चीजें क्या करनी है? हमें इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है। और बेनिफिट आपको समझ में आ ही रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे स्टील हो गया, नेटवर्किंग, जैसे आप देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी के अंदर में चाइना हर जगह घुसा जा रहा था। तो पहले यूएसए ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया, फिर भारत ने भी क्या किया? 5G टेक्नोलॉजी के अंदर में चीन को क्या किया? रेस्ट्रिक्ट किया। आप देख सकते हैं व्हाइट गुड्स, एसी, एलईडी, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, सोलर व्हीकल में आपके फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, सोलर पैनल, केमिस्ट्री सेल, ड्रोन्स,
तो इन सब के अंदर में हमने क्या किया, अपने इस एम्बिट को इंक्रीज किया, जिससे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग क्या हो, इंक्रीज हो, क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट आएगी की सेक्टर्स के अंदर में, एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का स्केल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडियन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा क्या होगा, हम इंपोर्ट नहीं बल्कि हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। नेक्स्ट जो है इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अपॉन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये वर्ड हम बार बार सुन रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या पड़ रहा है, इसका स्टडी किया, उसकी रिपोर्ट आई है 2020 में, स्टडी करी थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, और एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, जिसके अंदर में बहुत ही थॉरो स्टडी किया गया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस किस रीजन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और आज ही हमने आर्टिकल पढ़ा कि क्लाइमेट चेंज डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है किसको, आपके फूड सिक्योरिटी को, आपके हेल्थ को। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है रिसोर्सेज को, सॉइल इरोजन, वाटर खत्म हो रहा है, वाटर टेबल खत्म हो रहा है, सारी चीजों के ऊपर में क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। अभी आपने देखा होगा बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, और ये सिर्फ विश्व में ही, भारत में नहीं पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे जो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके मेंस में आप इसको क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो जैसे आप देखिए, भारत का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। नेचुरली 0.7 डिग्री सेल्सियस क्या होने लग गया है, हमारे देश का, भारत का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली प्रेसिपिटेशन है, एक्सट्रीम बारिश, एक्सट्रीम का मतलब क्या, जहां पर रेनफॉल आपका 100 मिलीमीटर पर डे से इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यानी कि रैपिड जो बारिश होती है, एकदम से छोटे से एरिया बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, बढ़ गई है, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ गया है। फ्रीक्वेंसी एंड स्पेशल एक्सटेंट ऑफ ड्रॉट्स, यानी कि सूखा, वो भी बढ़ गया है सिग्निफिकेंटली। अगर आप देखेंगे सी लेवल भी क्या है, राइज कर रहा है। अगर सी लेवल राइज करेगा तो ये जो हमारा कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज कर जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कितना लाइवलीहुड, जान माल का नुकसान हो सकता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ सीवियर साइक्लोन ये भी बढ़ा है। आप ये चीज देखिए, पहले अगर साइक्लोन हम देखते थे तो हमारे बे ऑफ बंगाल में ज्यादा देखने को मिलता था, अरेबियन सी में हमें ऐसे साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण में जो सरफेस टेम्परेचर है अरेबियन सी का, वो भी क्या होना शुरू हो रहा है, गर्म हो रहा है। और इसी कारण से अरेबियन सी में भी हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं, और वो भी छोटे मोटे साइक्लोन नहीं, सीवियर साइक्लोन हमें देखने को मिल रहे हैं, स्टॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी चीज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है पहचान स्कीम। अब कुछ चीजें हैं जो ऐसे आप याद कर लीजिए। तो पहचान स्कीम क्या है, ये 2016 में लॉन्च की गई थी। अब ये क्या है, मतलब एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड कह लीजिए या आईडी प्रूफ कह लीजिए। किसके लिए है, हैंडीक्राफ्ट जो आर्टिशंस हैं उनके लिए, जो हाथों का काम करते हैं, जो बुनकर हैं, जो कढ़ाई करते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, पहचान कार्ड दिया। पहले उनको रजिस्टर कराया जाता है, फिर उनको पहचान कार्ड दिया जाता है। अब इस पहचान कार्ड से उनको क्या बेनिफिट है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं चल रही हैं या फिर स्कीम्स चल रही हैं, आप इस पहचान कार्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी, जहां पर न्यू आइडेंटिटी देने की बात हुई किसको, हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस को, जिसके कारण में जो भी वेरियस स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट उनको मिल सके। ठीक है, तो जो नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है और कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, उनको ये पहचान कार्ड उनके थ्रू क्या नाम है, ये सारी चीजें देनी। तो बेनिफिट क्या है, स्किल एंड ट्रेनिंग अपग्रेडेशन, क्योंकि गवर्नमेंट उससे एसोसिएटेड जो इंस्टीट्यूशन से लगातार प्रोग्राम चलाते रहते हैं, तो आपके पास अगर पहचान कार्ड रहेगा तो डिजाइन डेवलपमेंट, वर्कशॉप, टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में आपको हेल्प मिलेगा। इंडिविजुअल लेवल पर बेनिफिट आपको मिलेगा, लोन्स मिलेंगे, मार्जिन मनी, इंटरेस्ट सबवेंशन, ये सब चीज़ें मिलेंगी, शिल्प गुरु, नेशनल अवार्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें, और मंथली पेंशन भी आपको मिलेगी। तो पहचान, बस इतना याद रखिए, 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है गगनयान मिशन। मेरे दोस्तों, अभी आप सभी ने
बहुत ज़्यादा पढ़ा और देखा कि कैसे भारत ने चंद्रमा पर अपना तिरंगा फहराया, फिर उसके बाद में हमने सूर्य को भी स्टडी करने के लिए भेजा। अब एक मिशन है हमारा गगनयान। हम बहुत एम्बिशियस मिशन है हमारा कि हम भारत में बनी टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना ह्यूमन स्पेस मिशन, यानी कि इंसान को हम स्पेस में भेजेंगे अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आप जब अगर अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसान को स्पेस में भेजना चाहते हैं तो स्पेस शूट, वो टेक्नोलॉजी वहां से परफॉर्म करके वापस लेकर आना, कोई अगर बात होती है रेस्क्यू करना, कहाँ पर लैंड करेंगे, क्या अगर वहां पर रहेंगे तो क्या कंज्यूम करेंगे, क्या क्वालिटी, कैसे लाइफ, क्या मतलब सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, गगनयान मिशन है हमारा। और यूनियन मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा के अंदर में कि फर्स्ट टेस्ट व्हीकल मिशन का जो है वो अगस्त या सितंबर में हो जाएगा। और गगनयान, जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस साल के एंड तक कोशिश की जाएगी कि इसको क्या किया जाए, परफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में आप खुद सोचिए, जो आपके एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और आप अलग अलग ह्यूमन सेंट्रिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं लैब में। आप क्या नाम है, मैंने ऑलरेडी बताया क्या क्या खाएंगे, कैसे उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, किन मटेरियल का यूज़ करके स्पेस सूट बनेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर में। तो गगनयान मिशन, अच्छा ऐसे जो स्पेस के मिशन होते हैं, जैसे चंद्रयान मिशन हो गया, आदित्य L1 हो गया, या गगनयान मिशन हो गया, ये क्या करता है, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको क्या करता है, विश्व के सामने रखता है। और ऐसे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आता है, कोलैबोरेशन होता है, और इसके कारण में इकोनॉमी के साथ साथ में ये हमारे यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो माहौल है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो नया सवेरा स्कीम ये क्या है, फ्री कोचिंग स्कीम है, किसके लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, जिसको क्या है इन्फॉर्म किया गया कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2022-23 के बाद से। तो याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया कि नया सवेरा स्कीम हैज बीन डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 2022 टू 2023। तो आपसे पूछ सकते हैं नया सवेरा स्कीम, तो ये क्या है, ये स्कीम कोचिंग प्रोवाइड करती थी, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है या फिर टेक्निकल, प्रोफेशनल, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब चीजों के लिए क्या है, जो माइनॉरिटीज हैं उनको कोचिंग प्रोवाइड की जाती थी इस स्कीम के तहत में। हमारे देश में कितने माइनॉरिटी हैं, 6 माइनॉरिटी नोटिफाइड है। आपको क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कौन कौन सी हैं। तो नया सवेरा स्कीम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को क्या है, कोचिंग प्रोवाइड करने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टेट, सेंट्रल, बैंक, रेलवे, इन सब के स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड की जाती थी एंट्रेंस के लिए। नेक्स्ट जो है राजमार्ग यात्रा, राजमार्ग यात्रा, याद रखिएगा, थोड़ा सा आ जाए तो ये क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है। जो ट्रेवलर्स हैं जो नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, प्लस में उनका कोई ग्रीवांस है तो वहां पर वो क्या है, अपनी कंप्लेंट भी इस ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश भाषा में अवेलेबल है। इसके अंदर में सारी चीजें, जैसे वेदर अपडेट, ब्रॉडकास्ट, पेट्रोल पंप कहाँ है, आसपास में हॉस्पिटल कहाँ है, होटल कहाँ पर है, एसेंशियल सर्विसेज, टोल प्लाजा कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको क्या है, इसी जगह पर, इसी ऐप में मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप। तो ये एसेंशियल सर्विसेज भी हैं, प्लस में ये आपका कोई ग्रीवांस है उसको भी क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन है इंडियन नेशनल हाईवे से रिलेटेड। तो आपके बहुत सारी चीज़ें जैसे फास्ट टैग, यहाँ पर कंप्लेंट सिस्टम, ओवर स्पीडिंग, नोटिफिकेशन, वॉइस असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, जिससे जो नेशनल हाईवे पर जो जर्नी है आपकी वो सेफ रहे, वो इंश्योर करने के लिए है। नेक्स्ट जो है अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आप सभी ने देखा होगा अनुसंधान बिल जो आया था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये क्या है, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 में ये बिल आया, पास भी हो गया है। अब देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हमारे देश के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो थोड़ा सा लिमिटेड है। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट को इंक्रीज करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एडवांसमेंट पाने के लिए, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इंस्टीट्यूशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें काम करना है, तो उसके ध्यान रखते हुए ये क्या है, नया एक फाउंडेशन बनाया गया है।
जिसके अंदर में हमारे देश के अंदर में मैथमेटिकल साइंस, नेचुरल साइंसेज, आपके अलग अलग रिसर्च, इनोवेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर में क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, फोकस इसके ऊपर में किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसके अंदर में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरफेसेस उनको इंक्रीज करने की बात की गई है, और ये क्या करेगा, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाएगा, कल्चर ऑफ रिसर्च और इनोवेशन, यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज उनके थ्रू आएगा। और साथ में एक पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, ये बिल जो ये फाउंडेशन आया इसने किसको रिप्लेस किया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को भी रिप्लेस किया है, सर्व को रिप्लेस कर दिया है। ये किस, अब सब कुछ क्या हो जाएगा, एनआरएफ हो जाएगा, ये सब्ज्यूम कर लेगा, उसको अपने अंदर में मिला लेगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या होगा, ये एपेक्स बॉडी है जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देंगे भारत के अंदर में कैसे रिसर्च को बढ़ाया जाए। तो इसके अंदर में ये रिकमेंडेशन किसकी थी, प्लीज याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में इसकी रिकमेंडेशन थी। तो अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपया क्या किया गया, एलोकेट किया गया। अब एक और बात याद रखिएगा, इसके अंदर में पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ही नहीं दे सकती, पब्लिक गवर्नमेंट नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या है, इसमें प्राइवेट का भी क्या हुआ है, इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा, डीएसटी आप सभी जानते हैं। इसका एक गवर्निंग बोर्ड होगा, और उस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होंगे, ये पॉइंट नोट करेगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे। एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये दोनों इसके क्या होंगे, आपके वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। और लेकिन इसका काम काज कौन देखेगा, काम कौन करेगा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वो इसका पूरा का पूरा काम देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये कोलैबोरेट करेगा इंडस्ट्रीज़ के साथ में। अब जैसे हमारे यहाँ पर जो रिसर्च हो रही है, क्या वो इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से हो रही है, क्या वो मार्केट की नीड के हिसाब से हो रही है। इसलिए क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग, क्योंकि आप सभी ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि हमारे देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है, वर्ल्ड के अंदर में दूसरे किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, उससे बहुत कम होता है अगर आप जीडीपी के रेस्पेक्टिव में देखेंगे। और अल्टीमेटली ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करता है, इकोनॉमी में, लाइवलीहुड में, हर चीज में क्या पहुंचाता है, ईज ही पहुंचाता है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये चीज करी गई है। तो सर्व क्या है, जिसको ये सब्ज्यूम करेगा, सर्व जो है 2008 में सर्व एक्ट 2008 ये पास हुआ था, जिसके थ्रू ये बोर्ड बना था। तो यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये प्लीज याद रखिएगा, कानून से बना था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका मेन काम क्या था, बेसिक रिसर्च को सपोर्ट करना जो इमर्जिंग एरियाज में है। और ये किसके अंडर में काम करता था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ही काम करता था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट जो है नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट देविका। तो आपसे देविका रिवर के बारे में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट देविका जो है नमामि गंगे की तरह से 190 करोड़ से शुरू किया गया था। ये भारत का जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन इनिशिएटिव है उसके अंडर में आता है। तो इसके बारे में, देविका रिवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो देविका रिवर को गंगा नदी की बहन यानी कि सिस्टर के रूप में माना जाता है। और देविका नदी कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, आपके शुद्ध महादेव टेम्पल, कहाँ पर, उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर होते हैं। और ये नीचे की तरफ बहते हैं और वेस्टर्न पंजाब में की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ये क्या है, मर्ज हो जाते हैं किसके साथ में, रावी रिवर के साथ में। तो ये प्लीज इंफॉर्मेशन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके आएगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा, आप इसका आंसर कर पाएंगे कि देविका रिवर कहाँ पर है, क्योंकि रिवर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है नेशनल हैंडलूम डे। तो नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, तो 2015 के बाद से हमने ये स्टार्ट किया कि हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाएंगे। ये इसलिए मनाएंगे क्योंकि हम एनकरेज करना चाहते हैं, हम सपोर्ट करना चाहते हैं उन आर्टिशंस को, उन क्राफ्ट्स पर्सन को जो क्या है इसके अंदर में है और इस ट्रेडिशन को अभी तक उन्होंने जीवित रखा है। इसलिए हमने 2015 से, ये प्लीज नोट कराइएगा, 2015 से हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है। हर साल 7 अगस्त को हम क्या करते हैं, नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाते हैं। अब 7 अगस्त को हमने क्यों चुना, 7 अगस्त दोस्तों वही डेट है जिस दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, कब, 1905 में। अब स्वदेशी मूवमेंट भी क्या था 1905 में, याद करो, उसके अंदर में भी तो हम यही बात कर रहे थे कि स्वदेशी अपनाओ, जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश गुड्स हैं
उनको क्या करना है, हमें बॉयकॉट करना है। भारत में बने हुए हाथों से बनी हुई जो चीजें हैं, हाथों से बने हुए जो कपड़े हैं, उनका इस्तेमाल करना है। समझ रहे हैं? तो उसकी इंपॉर्टेंस को भी बनाए रखने के लिए ये चीज किया गया। तो इसके ओकेजन पर क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया क्या, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, ये करके भी लॉन्च किया, जो एक रेपोजिटरी होगा टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट्स का। प्लीज नोट करिएगा, आपसे क्वेश्चन आ जाए, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष क्या है, एक रेपोजिटरी है। और ये पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये एक ऑनलाइन रेपोजिटरी की तरह काम करेगा, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज, कैसे वीव किया जाता है, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चल रही है, क्लोथिंग रिलेटेड, क्राफ्ट रिलेटेड, सारी चीजें यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो 7 अगस्त ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है भारत कैंपेन अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो सिर्फ याद रखिएगा भारत कैंपेन, अभी भी वैसे ही भारत बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो क्या पता इस कैंपेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो भारत कैंपेन है क्या, तो एक कैंपेन शुरू किया गया है, भारत नाम क्या है, फुल फॉर्म देखिएगा, बैंक हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म। ये किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत में। ये कैंपेन है क्या, इसके अंदर में कहा गया है कि आपको बैंक को कंपटीशन में जाएं कि कैसे एग्रीकल्चर को बेनिफिट पहुंचाया जा सके, यानी कि इट एम्स टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द पीपल एंड टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग बैंक्स। जहां पर जो बैंक हैं, जो उधार देते हैं, लेंड करते हैं, वो क्या करें, अपना जो पैसा है, अपने जो रिसोर्सेज हैं, उनको मोबिलाइज करें किसकी तरफ में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ में, वहां पर लोन दे, जल्दी से जल्दी दे। तो ये इसलिए किया गया, ये मंथ लॉन्ग कैंपेन था। इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड लोन को दिया जाए, किसके द्वारा, बैंक्स के द्वारा। दैट्स इट, समझ में आ गया। तो बैंक्स हैव बीन रिक्वेस्टेड टू अचीव द टारगेट्स कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सेट्स AIF एनुअल टारगेट कि भाई कितना पैसा जाना चाहिए कि इंडिविजुअल बैंक के लिए, और उसके बेसिस पर ये कहा जाता है कि भाई अपने टारगेट को आप एटलीस्ट मीट करिए, जिससे आप आप खुद सोचिए ना, अगर ये चीजें ना हो तो बैंक तो पैसा देंगे ही नहीं। बैंक तो क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज को, जो क्या नाम है जॉब कर रहे हैं, उन्हीं को पैसा देंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि हम क्या करें, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी पैसा जाए। तो इसलिए क्या है, ये चीज़ें करी जाती हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स। अगला जो है ये न्यूज़ में था कोऑपरेटिव से रिलेटेड। तो एक कोऑपरेटिव हमने बनाई है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये मल्टी स्टेट है, तो इसको क्या है, रजिस्टर ऐसे किया है, यानी कि स्टेट के अंदर में रजिस्टर नहीं किया गया। तो ये कोऑपरेटिव है, जिसको हमने क्या किया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत में इसको रजिस्टर किया है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब नाम से समझ गए ये कोऑपरेटिव क्या काम करेगा, जो सरप्लस है कोऑपरेटिव्स के पास में उसको एक्सपोर्ट करेगा इंटरनेशनली, यानी कि जो सरप्लसेस है अवेलेबल इन इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर, उनको अलग अलग मार्केट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ भारत तक ही नहीं, और भी देशों में क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए तो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग ऑल टाइप ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो कोऑपरेटिव के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप सभी जानते हैं कि कोऑपरेटिव्स में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्ट क्रिएशन है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, जॉब क्रिएशन एंड लाइवलीहुड को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, ऐसी चीजें। ठीक, तो ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, जब हम एक्सपोर्ट के अंदर में सरप्लस होंगे, लगातार करते रहेंगे, तो क्या करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ की भी तरफ जाएगा। साथ में क्या करेगा, ये इंटरनेशनल लेवल पर बेटर कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, जिससे आपके इनकम के अंदर में बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। अब आप सभी जानते हैं कि सॉइल इरोजन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, लेकिन फूड सिक्योरिटी तो चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाया जा रहा है कि कैसे खेती को और बेहतर बनाया जाए। तो उसके अंदर में हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, सिंपल सी भाषा में समझिए
कि ट्रेडिशनल फार्मिंग का ऑल्टरनेटिव कहा जा रहा है, जहां पर आप बिना सॉइल के खेती करेंगे, बिना सॉइल के आप पानी को बेहतर तरीके से यूज करेंगे एफिशिएंट वे में। तो उसके अंदर में आप क्या करेंगे, पानी के अंदर में खेती करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स, पानी के अंदर में एसेंशियल जो न्यूट्रिशंस हैं वो रहेंगे, उसके अंदर में उगाया जाएगा। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग सॉल्यूशंस रिच इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स विदाउट सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स एक नया कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर में, जो कि विश्व के अंदर में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन भारत के अंदर में भी हम डिफरेंट वेज और एफिशिएंट वेज को जब ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर में ये भी चीज़ हमें आ रही है। ये आपके अर्बन फार्मिंग, रूफटॉप फार्मिंग, इन सब के अंदर में भी क्या आपको हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट जो है डिजी यात्रा, ये आपने पढ़ा ही होगा। जब आप एयरपोर्ट पर जाए तो विदाउट डॉक्यूमेंट आप जल्द से जल्द क्या चेक इन कर सके, योर फेस इज नाउ योर आईडी। तो ये है क्या, डिजी यात्रा। तो कुछ क्या रहा है, हमने एयरपोर्ट्स में इसको सिलेक्टेड जगह पर अभी शुरू किया है और धीरे धीरे करके इसको क्या है पूरे पैन इंडिया हमें लागू करना है। तो डिजी यात्रा फैसिलिटी ये आपके 6 एयरपोर्ट पे है, मुंबई, अहमदाबाद, कोची, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, जिसके अंदर में क्या है विदाउट डॉक्यूमेंट्स, एक तरीके से क्या हो गया, ये पेपरलेस ट्रैवल हो गया। जैसे आप विदेशों में कई बार देखते हैं, वहाँ पर लाइन में इतना ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई जगह पर क्या है आपके फेस को स्कैन करके आपका पूरा का पूरा सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे ये चीज़ डिजी यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट पर, जहाँ पर धीरे धीरे क्या किया है, इसको एक्सपैंड किया जा रहा है, जिससे जो मूवमेंट है, जो चेक इन का प्रोसेस है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, वो क्या हो सके, ईजी हो सके। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। क्या 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, और ये 2012 में शुरू हुआ था। क्या 2012 में शुरू हुआ था। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए शुरू हुआ था, ह्यूमन एलिफेंट एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे कम किया जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, भारत में कौन से स्टेट में एलिफेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। और हमने एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू किया था, तो 1993 में शुरू किया था, 1973 में, या और कोई ईयर में शुरू किया। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एलिफेंट उनकी संख्या कम क्यों होती है, जो इनका दांत है ना, इसको क्या है कई सारे लोग इलीगल तरीके से क्या करते हैं, स्मगल करते हैं। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या करने, क्योंकि फिर इनकी इलीगल तरीके से पोचिंग होती है, इनका शिकार होता है, तो इसीलिए हमने एलिफेंट के नंबर्स को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है। ईयर आपको कमेंट करना है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों का, और भारत में कौन से स्टेट में एलिफेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस बार के वर्ल्ड एलिफेंट डे की जो थीम थी, क्या थी, एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपने वो ऑस्कर में भी देखा होगा, प्लस में प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, तो ये भाई क्वेश्चन आ सकता है एलिफेंट से रिलेटेड, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है नाफिस, सिंपल सरल भाषा में ये एक प्रकार का क्या है, ये नेशनल लेवल का डेटाबेस है, जहां पर फिंगरप्रिंट्स सभी के रहेंगे। न्यूज में था ना ये बहुत ज्यादा। तो इससे बेनिफिट क्या है, इजी रहेगा, डाटा सेंट्रल डेटाबेस है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल को, आप डाटा एक दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। तो एंड नाफिस जो है एक डाटाबेस है, मैचिंग सिस्टम है फिंगरप्रिंट्स का, पाम प्रिंट्स का, जो हेल्प करेगा ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट्स मैचिंग, असिस्ट करेगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर में। तो ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, एनसीआरबी के द्वारा डेवलप किया गया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा डेवलप किया गया। तो इनको ना अभी अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर में इनको अवार्ड मिला है, कि नाफिस एक लैंडमार्क चीज है, जो हमारे जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसको क्या करेगा, एक तरीके से बिल्कुल चेंज कर देगा। ठीक है, तो एवरी पर्सन जो अरेस्ट होगा उसके यूनिक आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया जाएगा, एक डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा, उसके फिंगरप्रिंट, उसके पाम प्रिंट को यहाँ पर रखा जाएगा। अब यहीं से एक क्वेश्चन भी उठा था राइट्स का, मान लीजिए वो बाद में बरी हो जाए, तो ये कौन इंश्योर करेगा कि उसका डेटाबेस वहां से डिलीट किया जाए। ठीक है, तो नाफिस एनेबल करता है लॉ एनफोर्समेंट को कि अपलोड कर सके, डाटा को देख सकते हैं और रियल टाइम एक्सेस उनको मिल जाएगा, जिससे आप लोकेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को कहीं पर भी किसी भी तरीके से। ठीक है, नाफिस जो है 2022 में ही लॉन्च किया गया था,
और मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना था जो नाफिस को यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको, जो डिसीज्ड इंडिविजुअल हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वकर्मा योजना। क्या है? विश्वकर्मा योजना। ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है जो आपके स्किल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन हैं उनके लिए, और ये 77th इंडिपेंडेंस डे पर अनाउंस किया गया। इसके अंदर में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो क्राफ्ट्समैनशिप हैं, स्पेशली कहाँ से आते हैं? ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। वीवर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लॉन्ड्री, धोबी, हेयर ड्रेसर, उन सभी को क्या है इसके अंदर में बेनिफिट पहुंचाया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो इसके अंदर में 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए इसके अंदर में दिया जाएगा। और अभी इसको क्या है लॉन्च करना है, इसके अंदर पूरी डिटेलिंग अभी आनी है। 17 सितंबर को सारी की सारी डिटेल आएगी विश्वकर्मा जयंती के दिन। लेकिन याद रखिएगा विश्वकर्मा स्कीम किसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पीएम ई बस सेवा। अभी न्यूज में आप देख रहे होंगे अलग अलग स्टेट्स के अंदर में क्या है ई बस जा रही है। तो ई बस क्यों? क्योंकि आप ये देखिए जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, एमिशन करता है। और वो एमिशन रिस्पॉन्सिबल है मेरे दोस्त किस चीज के लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी। एंड आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और हम क्या चाहते हैं कि 2070 तक हमें क्या बनना है? नेट जीरो एमिशन की तरफ जाना है। तो इसलिए पीएम ई बस सेवा शुरू किया गया, जिसके अंदर में 10,000 से ज्यादा ई बसेस पीपीपी मॉडल के तहत दी जाएंगी। पीपीपी मॉडल यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर में। ठीक है, इसकी कॉस्ट बताई जा रही है 57,613 करोड़, जिसके अंदर में 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये स्कीम 10 साल तक चलेगी और इसके अंदर में सिटीज के अंदर में बसेस दी जाएंगी, ई बस, इलेक्ट्रॉनिक बस, जिसके कारण में क्या है जो एमिशन है वो क्या हो, कम हो शहरों के अंदर में। और एमिशन अगर कम होगा तो क्या होगा, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो सब के अंदर में कमी आएगी। ठीक है, अब ये आप बसेस दे रहे हैं तो यानी कि डायरेक्ट जॉब क्रिएशन भी करेगा। तो 2 सेगमेंट है, जैसे एक सिटी के अंदर में बस सर्विसेज प्रोवाइड करना, बसेस प्रोवाइड की जाए 10,000 बसेस। दूसरा क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव करना। क्या करना? इंप्रूव करना। मल्टी मोडल, इंटरचेंज फैसिलिटीज, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम, ये सब चीजें भी क्या करना? इंप्रूव करना। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने बसेस लॉन्च कर दी, चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना, यानी कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी। क्योंकि ये चीज समझिए कि ट्रांसपोर्ट अर्बन एरिया में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा क्या करता है? एमिशन करता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप बेहतर बना लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप एफिशिएंट बना लेंगे, तो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल क्या है थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करेंगे। और अगर थोड़ा थोड़ा वो कम करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के अंदर में। तो ये करेगा आपकी मोबिलिटी को बढ़ाएगा, फुल सपोर्ट देगा और अर्बन मोबिलिटी को, और हाई एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। सप्लाई चेन बनेगी और प्लस में हमारी इकोनॉमी के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इसके लिए अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा हमारे, और फर्दर उसके अंदर में भी क्या है, ई व्हीकल के अंदर में भी यूज हो सकता है। आपका एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन दोनों को क्या करेगा? कम करेगा। कार्बन के एमिशन को कम करेगा क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में जाएगा तो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम होगा। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सेंट्रल वाटर कमीशन, कई बार ऐसी बॉडीज का जिक्र होता है तो सिर्फ बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक ना ऐप लॉन्च करी है, फ्लड वॉच। प्लीज नोट कर लीजिएगा, फ्लड वॉच रिसेंटली सीनी न्यूज किससे रिलेटेड, तो क्या है सेंट्रल वाटर कमीशन इसको लॉन्च किया। मोबाइल फोन की ऐप है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं 7 दिन पहले रियल टाइम तक, यानी कि 7 दिन पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम बेसिस पर पब्लिक के पास में इंफॉर्मेशन देंगे। किस चीज की? फ्लड सिचुएशन कैसी है, फॉरकास्ट, इन सब चीजों से रिलेटेड। क्योंकि आप ये चीज समझिए, इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो पाना, अवेलेबल नहीं हो पाना, ये सबसे ज्यादा बड़ा रीजन बनता है किस चीज का? जान माल के जाने का, जब फ्लड आता है। तो वहां पर आप इस ऐप के थ्रू लोगों तक फास्ट फॉरवर्ड तरीके से क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। क्या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उनका प्रोग्राम पहुंचा सकते हो। और ये जो है पब्लिक तो यूज करेगी, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी तो यूज कर सकता है ना, बेटर मैनेजमेंट के लिए। किसके? फ्लड के बेटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश में इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। ऑडियो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, रीडेबल ब्रॉडकास्ट रहेगा, सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसके अंदर में रहेंगी। ठीक है,
रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग आपको मिलेगी, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि किस समय तक, कितने समय तक, कहाँ पर कितना फ्लड की सिचुएशन है पूरे देश के अंदर में, रिवर फ्लो कैसा चल रहा है, वेरियस सोर्सेस से आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कितना अच्छा बेहतर तरीके से यूज कर सकता है अगर यूज किया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो आपका वेयर हाउसिंग डेवलपिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, अब वेयर हाउस क्या होते हैं, जहां पर सामान वगैरह सारा इकट्ठा किया जाता है, रखा जाता है। तो WDRA ये रेगुलेट करता है वेयर हाउसिंग से रिलेटेड। तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया था 2007 का। वो वेयर हाउसेस कैसे बनेंगे, वहां पर कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे रिसीट आएंगी, मतलब कोई अगर सामान वहां पर जमा हो तो कैसे रिसीट जनरेट होगी, फिर कैसे उस रिसीट को आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेयर हाउस का। कोई किसान है, वो अपना सामान क्या करे, वेयर हाउस में जमा कर दे और वहां से रसीद ले ले, और उस रसीद को ले जाकर बैंक में लोन ले ले, या फिर उस रसीद के बेसिस पर जाकर किसी को अपना सामान क्या करे, बेच दे। यानी कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो क्या है, बचेगी, प्लस में इधर से उधर ले जाने में जो सामान को नुकसान होता है, सामान जो वेस्ट होता है, वही बचेगा। तो वेयर हाउसेस बहुत स्टोरेज के अंदर में तो हेल्प कर ही रहा है, प्लस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भी हेल्प करता है। तो WDRA इस सब चीजों को देखता है, और ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसके अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अभी मैंने एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल आपको इसीलिए दिया। तो 2010 में बनाया गया था, प्लीज याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर में। बस इतना याद रखिए, ज्यादा नहीं। नई वैरायटी का कमल का फूल आया, लोटस। तो ये किसने बनाया, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया, जो कहां पर है, लखनऊ। तो इसका नई वैरायटी का नाम क्या दिया है, नमो 108। तो नई वैरायटी ऑफ लोटस डेवलप किया गया है NBRI के द्वारा। प्लीज नोट कर लीजिएगा, NBRI यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, उसका नाम क्या है, नमो 108। अब देख सकते हैं कमल का फूल। तो नमो 108 एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर में और भी ज्यादा क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्या होंगे, और भी ज्यादा इसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, और इसकी हाई यील्ड होगी, ये 2.5 टाइम्स हाई यील्ड दे सकता है अगर एलोवेरा के रेस्पेक्ट में आप देखें। ठीक है, जेल भी यहां से मिलेगा आपको, आप देखेंगे तो आपका क्या बोलते हैं इसे, इस जेल का फिर आप ब्यूटिफिकेशन और सब चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, लीस्ट अफेक्टेड है बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के। तो ठीक है, ऐसी एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि मैं एक, ये अभी आपको मैंने नमो 108 तो बताया, ऐसी एक ना एलोवेरा भी बनाया गया, NBRI निहार। ठीक है, जिसका क्या है, जिसका कहा जा रहा है कि ये एलोवेरा जो ओरिजिनल एलोवेरा उससे भी क्या करेगा, और बेहतर यील्ड देगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। तो NBRI पढ़ लो भाई। NBRI क्या है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो CSIR के अंडर में ही काम करता है। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसको शुरुआत में किस नाम से था, नेशनल बोटैनिक गार्डन्स, NGB के नाम से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। बाद में 1953 के अंदर में इसको क्या किया गया था, CSIR ने अपने पास में ले लिया और रीनेम किया गया इसको 1978 के अंदर में, और अभी लखनऊ के अंदर में, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट जो है भारत एनकैप। एनकैप की फुल फॉर्म क्या, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। आप सभी ने कार के बारे में देखा होगा कि उसे टेस्ट किया जाता है क्रैश करके कि भाई सेफ है या नहीं है। तो भारत के अंदर में एक बहुत बड़ी समस्या देखी गई कि मैक्सिमम जो कार्स होती हैं वो कॉस्ट कम करने के लिए सेफ्टी मेजर्स नहीं रखते हैं, और सेफ्टी मेजर्स नहीं होने के कारण में जब वो रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले जान चली जाती है या कोई नुकसान हो जाता है। तो यानी कि सेफ्टी फीचर्स को इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट काफी समय से क्या है, काम कर रही है। तो उसी कड़ी में है क्या, भारत का अपना खुद का एनकैप, कि भाई भारत के अंदर में जो गाड़ियां लॉन्च होंगी उनका क्या होगा, सेफ्टी असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो एनकैप याद रखिएगा, क्योंकि सेम कार विदेश में कहीं पर लॉन्च हो रही है, उसकी स्टार रेटिंग अलग है, वो वहां पर एयर बैग्स देती है, लेकिन भारत के अंदर में एयर बैग्स नहीं देंगे। मैंडेटरी कर करके तो एयर बैग्स मैंडेटरी करवाए, सीट बेल्ट वो टू टू बजना, वो सब चीजें मैंडेटरी करवाई है। तो इसलिए करवाया गया है क्योंकि भारत में अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं रोड पर होती हैं, और ज्यादातर जो दुर्घटनाएं वो 3 कारणों से होती है। एक, जो आप यूज कर रहे हो उसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं है व्हीकल में,
दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज, टर्न, वो ऐसा बना हुआ है कि क्या है, वो एक्सीडेंट प्रोन रहते हैं। और तीसरा जो ह्यूमन यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं सिटीजन, वो लापरवाह रहते हैं। तो इन तीनों एंगल पे काम किया जा रहा है जिससे रोड के ऊपर में दुर्घटनाओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, तो मेन गोल क्या है, ऑटोमोबाइल बायर्स को एक टूल देना जिससे वो कंपेयर कर सकते हैं कोलिजन सेफ्टी को और मार्केट में जो जो व्हीकल है उनके अंदर में। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वॉलंटरली सबमिट कर सकते हैं अपने व्हीकल को टेस्टिंग के लिए, और उसमें क्या क्रैश रेटिंग आई है वो हेल्प करेगा। ठीक है, चलें, तो भारत एनकैप जो मोटिवेट करेगा ऑटो मेकर्स को कि वो कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल कर सके, हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इसमें लाना चाहिए, इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में लाना चाहिए। तभी धीरे धीरे करके आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को, वरना भारत में बने हुए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होते हैं जल्दी। उसके पीछे रीजन यही है कि आप वो मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो ठीक ही नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पंचायत। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये पढ़ लीजिए, नो पॉवर्टी, 17 गोल्स हैं, पूरा वर्ल्ड इन्हीं के ऊपर में क्या कर रहा है, इस समय काम कर रहा है। और इसको बस पढ़ लीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि भाई कोई चीज़ नेशनल लेवल पर तो हमें फॉलो करनी है, नेशनल लेवल पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। तो क्यों ना हम सस्टेनेबल, जैसे फॉर एग्जांपल जीरो हंगर की बात करें, तो नेशनल लेवल पर जीरो हंगर पहुंचने की बजाय अगर हम लोकल लेवल पर यानी कि पंचायत के लेवल पर, म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर हम अगर वहां पर पहुंच जाएं, किसके मामले में, लोकल जीरो हंगर के मामले में, नो जीरो पॉवर्टी के मामले में, क्लीन एनवायरनमेंट के मामले में, तो क्या है, हमें हेल्प मिलेगी हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने में। तो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 से शुरू हुए, और हमने क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने कहा कि क्यों ना इनको हम क्या किया जाए, लोकल एक्शन के रूप में कन्वर्ट करें। हर एक पंचायत, हर एक म्यूनिसिपालिटी क्या करे, इनके ऊपर में काम करे। तो अभी हम पंचायत के ऊपर बात करें, तो ग्राम पंचायत अपने एरिया में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो अगर ग्राम पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी होगा, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट भी होगा, स्टेट से फिर नेशन भी होगा। ठीक है, तो बस याद रखिएगा। तो 17 गोल्स को हमने 9 थीम्स में डिवाइड कर दिया है और हम धीरे धीरे उसको कोशिश कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने की। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो है खनन प्रहरी है, आप नाम से समझ गए होंगे कि कहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है। ठीक है, तो कोल माइन सर्विलांस और मैनेजमेंट सिस्टम है खनन प्रहरी, नाम से आप समझ में आ गया होगा। तो एक वेब पोर्टल जो कोल माइन क्या नाम है, सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, उन्होंने डेवलप किया है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस के साथ मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, सिटीजन रिपोर्ट कर सकते हैं इलीगल माइनिंग को, जियो टैग कर सकते हैं, फोटोग्राफ को भी टैग कर सकते हैं, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव जिससे आप इलीगल कोल माइनिंग को रोकना चाहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एक्शन लेना इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट में। तो इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जियो टैग करके इन्फॉर्मेशन को कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब इस खनन माफिया को अगर आपको रोकना है, इलीगल माइनिंग को रोकना है, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो इस ऐप के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये याद रखिएगा बस कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रीस के अंदर में अवार्ड दिया गया है। तो बस इतना याद रखिएगा, नाम आपसे पूछ लें, द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो याद रखिएगा ये ग्रीस के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। कई जगह से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अवार्ड किस स्टेट के द्वारा, किस कंट्री के द्वारा दिया गया। तो 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसके अंदर में ये कहा जाता है उन पर्सन को दिया जाता है जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे मोदी जी को जो भारत और ग्रीक रिलेशंस हैं, जो फ्रेंडशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्लीज याद रखिएगा। अगर आपको वो भी याद ना है तो ऑर्डर ऑफ ऑनर ये प्लीज याद रखिए, ग्रीस, क्योंकि यूएई से भी कई सारे अवार्ड मिले हैं, यूएस से भी मिला है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो है नमस्ते स्कीम। आप सभी जानते हैं कि जो सीवेज सिस्टम है उसको कई अभी भी मतलब क्या है, स्केवेंजिंग, मैनुअल स्केवेंजिंग, यानी कि इंसान उसके अंदर में जाते हैं और उसकी सफाई करते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, बहुत इनह्यूमन है। प्लस में कई जगह पर, कई एरिया में क्या किया गया, वो जो स्केवेंजिंग यानी कि जो सफाई का काम है उसको क्या किया गया, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के नाम पर क्या किया गया, टैग कर दिया गया कि भाई यही कास्ट के पर्सन क्या करेंगे, ये सफाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये आपके सोसाइटी के लेवल पर, यानी कि सोसाइटी के लेवल पर भी गलत है,
प्लस में ह्यूमन कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सेप्टिक टैंक के अंदर में जाते हैं तो सेप्टिक टैंक के अंदर इतने हजार्डस गैसेस होती हैं, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट सही नहीं, तो उनकी जान चली जाती है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक मतलब हमारे यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग 1993 से ही बैन है, फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी कई सारे स्टेट्स में ये प्रैक्टिस होते हुए नजर आता है। तो एक स्कीम आई है नमस्ते स्कीम, जिसके अंदर में नेशनल लेवल पर हमने ये प्लान किया है कि हम जो सैनिटेशन सिस्टम उसको मैकेनाइज करेंगे, यानी कि जो क्लीनिंग है उसको हम मशीन के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू? मशीन के थ्रू करेंगे। ये चीज प्लान किया गया। तो नमस्ते स्कीम फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन। तो किसके किसके द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड महुआ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया, जिसके अंदर में जो क्लीनिंग है उसको करा जाएगा किसके थ्रू? मशीन्स के थ्रू। ठीक है, सेप्टिक टैंक की जो क्लीनिंग है उसको मशीन के थ्रू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेप्टिक टैंक सीवर की क्लीनिंग करने के लिए जब इंसान अंदर जाते थे तो पहली बात तो इनह्यूमन है ही, डिग्निटी को नुकसान कर रहा है, साथ में उनकी हेल्थ के लिए भी सबसे ज्यादा क्या रहता था? खतरा रहता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो स्कीम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स उनको रिहैब किया जाए, ये भी चीज है, और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है नमस्ते स्कीम, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, चले सेप्टिक टैंक को कैसे मशीन्स के थ्रू क्लीन किया जाए, कैसे अर्बन लोकल बॉडीज का एनवायरनमेंट है उसके अंदर में, ये सारी चीजें से रिलेटेड है। निक्षय मित्र, आप सभी ने टीबी के बारे में पढ़ा होगा, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्यों? गवर्नमेंट के पास में सोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि टीबी के पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ दवाई ही नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, मेंटल सपोर्ट भी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? निक्षय मित्र एक पोर्टल शुरू किया। निक्षय मित्र के अंदर में आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इंडिविजुअल किसी एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको खर्चा उठा सकते हैं, प्लस में आप ब्लॉक का उठा सकते हैं, आप हॉस्पिटल का उठा सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने प्लेज किया है कि भाई साहब हम क्या करेंगे, 765 टीबी पेशेंट्स को क्या करेंगे, निक्षय मित्र पोर्टल के तहत में हम क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो निक्षय मित्र प्लीज याद रखिएगा क्या है? टीबी मुक्त भारत अभियान हमने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है कि 2025 तक हम क्या करेंगे? टीबी खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो निक्षय मित्र उसी के अंडर में है, जो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डायग्नोस्टिक प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वोकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अंडरगोइंग ट्रीटमेंट के अंदर में। मैंने आपको ऑलरेडी न्यूट्रिशन वाला एग्जांपल दिया ही दिया। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट है स्वामित्व स्कीम। हमारे देश में जो किसान हैं, या फिर मान के चलिए जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जो लोग रह रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोन, पैसा बैंक से नहीं मिल पाना। और वो ऐसा क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि कोई कोलैटरल रखने के लिए कोई चीज नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज करी कि हम क्या करते हैं, एक स्वामित्व स्कीम लेकर आते हैं। पंचायती राज के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई, स्वामित्व स्कीम, जिसको क्या है, नेशनल अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस के अंदर में 2023 के अंदर में। ये भी याद रखिएगा, 2023 में नेशनल अवार्ड किसको मिला है? ई गवर्नेंस के अंदर में। तो स्वामित्व स्कीम को मिला है, जिसके अंदर में जो लैंड है उसका ओनर कौन है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की स्वामित्व स्कीम के अंदर में। तो स्वामित्व नाम से ही आप समझ रहे हो, स्वामित्व यानी कि इसका अधिकारी कौन है, इसका क्या नाम है, मालिक कौन है। तो स्वामित्व स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, जिसके अंदर में आप ओनरशिप राइट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ओनर हैं रूरल प्रॉपर्टी के, उनको आप क्या करोगे? कार्ड दोगे, प्रॉपर्टी के कार्ड दोगे। फिर वो प्रॉपर्टी का कार्ड क्या कर सकते हैं? इनको एसेट्स को वो मोनेटाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स ले सकते हैं कहीं से, है ना, उसके अंदर में हेल्प मिलेगा। तो आप ये ओनरशिप राइट कैसे एस्टैब्लिश करोगे? अब सबसे पहले तो नापना, तो वहां पर आप ड्रोन का यूज कर सकते हो, जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। तो ये स्वामित्व स्कीम उसके अंदर में हेल्प करेगा। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। तो इस बार का 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस था ई गवर्नेंस के से रिलेटेड, उसमें अवार्ड दिया गया इनको। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है जोनल काउंसिल मीटिंग, 26th मीटिंग हुई है वेस्टर्न जोनल काउंसिल की। मैं ये इसलिए लेकर आया हूं कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जोनल काउंसिल जो होती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से बहुत सारे जगह पर क्या हुआ? प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ इस चीज को लेकर कि भाई कौन सा स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या कैसे सारे। तो इंटीग्रेशन के लिए और एक तरीके से एरिया के अंदर में इंटीग्रेशन रहे, प्लस में डेवलपमेंट, एक म्यूचुअल कंसर्न्स रहे। उस समय पर क्या किया? स्टेट रिऑर्गनाइजेशन जब एक्ट आया था
तो अलग अलग जोनल काउंसिल बना दी गई थी। याद रहिएगा, जो इस समय पर जो मैं बात कर रहा हूं वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल से रिलेटेड नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल 1972 अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये चीज प्लीज नोट करिएगा। तो ऐसे जोनल काउंसिल्स को बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, ठीक है। तो ये चीज उसकी अभी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर में मतलब मेरा ऐसा लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने इसके अंदर में भाग लिया था। तो नॉर्थ ईस्टर्न वाला प्लीज़ याद रखिएगा, वो अलग एक्ट से बना है। उसके अंदर में प्लीज़ इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा कि जो आपका SRA जो 1956 वाला जो एक्ट था ना, SRA यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके तहत बना था। नहीं, उसके तहत में नहीं बना था, ठीक है। तो यही चीज़ है, इससे ज़्यादा और कुछ मेरे को नहीं लगता। इसके अंदर में जो चेयरपर्सन होते हैं प्लीज़ याद रखिएगा, 5 जो जोनल काउंसिल बनी थी, 5, ठीक है। तो उसके अंदर में याद रखिएगा यूनियन होम मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन के रूप में काम करते हैं इन 5 जोनल काउंसिल के अंदर में। और जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, वो इसके अंदर में रहते हैं, जोनल काउंसिल के अंदर रोटेट होते रहते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा, यूनियन होम मिनिस्टर इन 5 जोनल काउंसिल के क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। B20 समिट, G20 तो सुना था, G20 के अंदर में ही एक B20 समिट भी होता है। B20 का मतलब बिजनेस 20 समिट। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए डिफरेंट देशों के अंदर में, कोलैबोरेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो B20 आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ सकता है कि क्या ये भारत का इनिशिएटिव? नहीं, B20 जो है 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अंदर G20 के जो ग्रुप के जो कंट्रीज हैं वो आपस में इंगेज करती हैं B20 के तहत में, जहां पर बिजनेस सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बिजनेस सेक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन को और इंक्रीज किया जाए। तो B20 समिट इंडिया जो में जो अब इस बार हुआ, क्योंकि G20 हमारे पास था, तो पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर, एक्सपर्ट सभी को एक जगह पर लाया गया और रियल पॉलिसी सजेशंस बनाए गए जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। तो इस बार की थीम का क्या था? रेज यानी कि रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, किसके उसमें मनाया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी, जो इंडियन हॉकी प्लेयर थे, लेजेंड थे, प्लेयर नहीं कहेंगे, लेजेंड थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस इतना ही और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में अगस्त महीने में जो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने वो कवर कर लिया है, क्योंकि PIB है मंथली कंपाइलेशन, तो जो इम्पॉर्टेंट होगा वही आपके लिए है ना। और बाकी न्यूज़पेपर में तो हम कंप्लीट करते रहते हैं। ऐसी और भी जो न्यूज़ रहेंगी जैसे जुलाई की, जून की, वही मैं लेकर आऊँगा मंथली कंपाइलेशन। तब तक आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, जो क्वेश्चन पूछा उनका आंसर दीजिए। और मेरे दोस्त अगर जो देखिए, शुरुआत मैंने 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया, ऐसी जो 2024 के भी तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए भी ये बैच अवेलेबल है मेरे दोस्त। आप मात्र 30,000 रुपये में इसको एनरोल कर सकते हैं। PRT लाइव कोड यूज़ करिए। देखिए NCERT बुक्स सिंप्लीफाइड, ये भी स्टडी IQ IAS की प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो वहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं, आप बुक्स भी परचेस कर सकते हैं। ऑप्शनल की क्लासेस भी अवेलेबल हैं आपके, क्या नाम है, 2025 के लिए बैच अवेलेबल है, 2024 के लिए अवेलेबल है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में हर तरीके से अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन एनरोल करते समय कोड क्या यूज़ करना है, कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं तो PRT लाइव कोड ही आपको यूज़ करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।